ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। संविधान के किस भाग में? भाग 3। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 12 से 35 है ना। 1 से 4 क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 से 11 सिटीजनशिप। अब 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार। और फिर 36 से 51 तक क्या होंगे? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बढ़ाओ। क्या डेफिनेशन है? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? बताओ, मौलिक अधिकार क्या है? कुछ तो डेफिनेशन होगी। कैसे अधिकार है मौलिक अधिकार? इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, तब भी नहीं बोल रहे। राइट एसेंशियल टू लिव विद द सेफ्टी एंड डिग्निटी। ऐसे अधिकार जो सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी हो। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो। ऐसे अधिकार जो सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी हो। ठीक है, क्या मतलब है सुरक्षा और गरिमा? किससे हमें सुरक्षा लेना है? और गरिमा माने क्या? डिग्निटी माने क्या? डिग्निटी का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना, सम्मान से। ठीक, गरिमा का सिंपल सा क्या मीनिंग है? सम्मान से। सम्मान से माने क्या? ऐसा ना हो समाज में किसी व्यक्ति का सम्मान ज्यादा हो, किसी का कम हो, यानी भेदभाव ना हो। यानी कि जैसा हम देखते हैं जाति व्यवस्था में क्या था? समाज में ब्राह्मणों का सम्मान ज्यादा था, शूद्रों का कम था। और शूद्रों के साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता होती थी। इसलिए हमने संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा है? अस्पृश्यता का अंत, जिससे सभी लोग सोसाइटी में या समाज में किस स्तर से रह सके? समान स्टेटस से। किसी का भी स्टेटस हाई ना हो, किसी का भी स्टेटस लो ना हो, सबका स्टेटस इक्वल हो। और इसके लिए हमने संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट डाले? आर्टिकल 15, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सरकारी जॉब में सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होगी। आर्टिकल 17, किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। आर्टिकल 18, एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। जो भी व्यक्ति उपाधि धारण करता है, इसका मतलब क्या है? वो सोसाइटी में ऊपर है और कुछ लोग नीचे। और इसी ऊंच नीच को खत्म करना ही क्या कहलाता है? हर एक व्यक्ति गरिमा के साथ रहे। तो गरिमा का तो मतलब ये है कि समाज में सबका सम्मान बराबर हो और सबका स्टेटस बराबर हो। लेकिन सेफ्टी का मतलब क्या है? सुरक्षा का मतलब क्या है? किससे सुरक्षा लेना है? किससे हमें सुरक्षा प्रदान? हमें किससे खतरा है? हमें खतरा है स्टेट से। तो इसमें सेफ्टी का मतलब ये है राज्य से सुरक्षा या फिर राज्य के शोषण से सुरक्षा। सेफ्टी फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द स्टेट, राज्य के शोषण से। राज्य यानी सिंपल सा सरकार से। सरकार कल को बोल दे कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में नहीं घूमेगा अननेसेसरली, आपातकाल आने पे तो बोल ही सकती है, जैसे कोरोना जैसी कंडीशन थी। अननेसेसरी कल को सरकार आके ये बोल दे कि तुम लोगों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, कल से वो खत्म हो गई। तो सरकार तुम्हारी फ्रीडम पे अंकुश ना लगाए, उससे तुम्हें क्या प्रदान की गई है? सुरक्षा। तुम्हारी स्वतंत्रता को सरकार ना दबाए, उसी को बोलते हैं कि सुरक्षा चाहिए। किससे सुरक्षा चाहिए? लेकिन स्टेट से। और स्टेट से सुरक्षा के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार है? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर आपको सरकार जेल में डाल देती तो आप पे कौन कौन से अधिकार है? आपको कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। तो ये जो सारे अधिकार है वो किसके शोषण के अगेंस्ट है? स्टेट के शोषण के अगेंस्ट। कोई निजी व्यक्ति थोड़ी तुम्हें जेल में डाल सकता है। जेल में डालने का अधिकार किसके पास है? स्टेट के पास है।
तो स्टेट तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसके लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। और कौन कौन से मौलिक अधिकार? 19 राइट टू फ्रीडम, 20 अगर आपको जेल में डाल देते तो आप पे क्या क्या अधिकार है, और सबसे इंपॉर्टेंट 21 सरकार, ऐसा नहीं है कल को मोदी जी आए और बोले कांग्रेस वालों के सबके प्राण छीन लिए जाए। आपको जीने की स्वतंत्रता है ना, आपके प्राण सिर्फ विधि के अकॉर्डिंग छीने जा सकते हैं। तो आपको जो सुरक्षा दी गई है वो किससे दी गई है? स्टेट के शोषण से। और गरिमा और सम्मान यानी समाज में सबका इक्वल स्टेटस मेंटेन रहे। इन दोनों फीचर के लिए जो भी अधिकार दिए जाते हैं संविधान द्वारा भारतीयों को, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख ली। फिर मौलिक अधिकार हमने लिए किस कंट्री से? जब अपन ने पढ़ा था यूएसए से, तो लिख लो ग्रहण या फिर बोरो कहां से किए गए? यूएसए से। और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहां इनका प्रोविजन है? तो लिखना पार्ट 3। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 12 से 35 तक इनका प्रोविजन है। तो अब यही अपन को एक एक आर्टिकल देखना है। डेफिनेशन क्लियर है? तो जब नागरिक को गरिमा और सुरक्षा मिल जाते हैं तो फिर वो हैप्पी हो जाता है, तो है ना? क्यों देवेंद्र, सही है? गरिमा और सुरक्षा हर एक नागरिक के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। और इसमें से अगर सुरक्षा या गरिमा में से एक कुछ चुनना हो तो क्या चुनोगे? सम्मान चुनोगे। ठीक है, वो टर्म क्लियर है ना? सेफ्टी किससे? स्टेट के एक्सप्लॉयटेशन से। और गरिमा का मतलब ये है कि सोसाइटी में सबका स्टेटस बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। और इन दोनों फीचर को जो भी अधिकार बढ़ावा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से तुम्हें सुरक्षा मिल रही है और किस तरीके से तुम्हारा गरिमा मेंटेन हो रही है। आगे बढ़ाओ, और एक और आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो हेडिंग डालना हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए क्या हिस्ट्री है भारत में, माने कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है फंडामेंटल राइट का। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट कहाँ है? नहीं, सबसे पहले आए ब्रिटेन में। तो लिखना मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लिखना ब्रिटेन में। ठीक है, इस समय ब्रिटेन में किसका रूल चल रहा होगा? राजाओं का। अभी तो सरकार जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आया नहीं है। तो ब्रिटेन में 1215 में जो सम्राट थे, किंग थे, जॉन किंग करके, उन्होंने जनता को कुछ अधिकार दिए और उनको क्या माना गया कि वो पहले मौलिक अधिकार हैं जो शासक द्वारा जनता को दिए गए। तो लिखना ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन किंग, या फिर किंग जॉन भी बोलते हैं, द्वारा जनता को पहली बार कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन by the John King in 1215 AD for the first time। पहली बार सम्राट जॉन किंग द्वारा जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए ना। फंडामेंटल राइट आर गिवन बाय द जॉन किंग इन 1215 AD
फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, अब जो सरकार है, जो शासक है, वो जनता को कुछ देता था तो ऑफिशियल तौर पे देता होगा, तो इन्होंने क्या किया था, एक लेटर बनाया था और उस लेटर पे लिखा था कि ये मौलिक अधिकार दिए और नीचे उनके साइन थे। उस लेटर को मैग्ना कार्टा बोला गया है। इसलिए भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है उसको भी क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था, जब पहली बार मौलिक अधिकार दिए गए तो उस लेटर को मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भारत में प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन है, पार्ट 3, इसलिए पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो लिख लो इसी को। इन्होंने क्या इशू किया था, तो मैग्ना कार्टा जारी किया था। मैग्ना कार्टा, ठीक। ठीक, इसलिए यहीं पर लिख लो, इसलिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 को क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस है, पार्ट 3 को लिख लेना। इसलिए बोला जाता है, पार्ट 3 को क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। वैसे मैग्ना कार्टा का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि स्पेशल लेटर होता है ना, जो एक शासक द्वारा जनता के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं भारत में कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संदर्भ में कैसे विकास हुआ, किसकी पिक्चर है ये नीचे, कौन है ये, जेठालाल, अच्छा बाल गंगाधर तिलक। तो लिखना, भारत में जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और कब की थी, 1895 में। फिर ये 3 सीक्वेंस लिखे हुए हैं, कांग्रेस ने कब की, तो कांग्रेस ने लिखना 1917 में की। फिर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी कुछ डिमांड रखी गई फंडामेंटल राइट रिलेटेड, और फिर कराची अधिवेशन में भी मांग उठाई गई, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक, कांग्रेस ने कब की, 1917 में। नेहरू रिपोर्ट में कब की गई, 1928 में। और कराची सेशन में कब की गई, 1931 में। अच्छा, अभी तो मांग की जा रही है, और किससे की जा रही है, अंग्रेजों से। फिर भारत आजाद हो जाएगा और भारतीय संविधान बनाने का जिम्मा किस पे आएगा, संविधान सभा पे। और संविधान ने अलग अलग प्रोविजन बनाने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई थी। तो फंडामेंटल रिलेटेड जो सब कमेटी थी वो किसके अध्यक्षता में बनी थी, अपन ने कमेटीज पढ़ी है ना, तो उसमें एक कमेटी थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय कमेटी। उसके थे हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन हमने बताया था जब इन तीनों की अलग अलग सब कमेटी बनी थी तो अलग अलग हेड थे। तो उसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड कौन थे, नहीं लिखा, क्यों, क्यों नहीं लिखा, और बताना किसी का, कहाँ है पुराना, ये तो कॉमन टर्म में नहीं आए थे, बाकी तुम नोट्स बनाते नहीं हो, हम पता है। कहाँ है पुराने नोट्स, कहाँ है, तो घर क्या कर रहे हैं, कहाँ है, कॉपी अभिषेक ले गया, क्यों ले गया अभिषेक, तो फिर कब लोगे कॉपी वापस, कहाँ नहीं लौटा, आ तो गया, कहाँ है, तो लिख लो। अब क्या कर सकते हैं, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट के हेड कौन थे, जेबी कृपलानी। इनने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंधित
प्रोविजन तैयार किए थे और फिर शामिल किए गए। आगे बढ़े। अब एक एक आर्टिकल करके अपन को चालू करना है। ठीक, ये धीरे धीरे विकास हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में, फिर भारत में जो मांग रखी गई सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, फिर सिक्वेंसली चालू हुआ कांग्रेस द्वारा, नेहरू जी द्वारा और कराची अधिवेशन में। और फिर जब भारतीय संविधान बना तो उसके अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग कमेटी बनी है। तो फंडामेंटल रिलेटेड राइट जो कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? जे.वी. कृपलानी। और फिर अंततः भारतीय संविधान में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। अब आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। कौन कौन से? पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। फिर दूसरा राइट टू फ्रीडम। फिर तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो लिख लो, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है। सीक्वेंस लिखना है ना। और क्या है सीक्वेंस? पहला है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से जो 18 तक अधिकार है वो किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी से। फिर दूसरा लिखना है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। फिर तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहां से कहां तक? 23 और 24। फिर लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कहां से कहां तक? 25, 26, 27 और 28। फिर आ जाना है कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। उनतीस और 30। और फिर छठा अधिकार लिखना है कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो तुम उसके इलाज के लिए क्या करोगे, या फिर उनका हनन ना हो इसके लिए क्या करोगे? तो क्या करोगे? डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। उसी अधिकार को बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये 6 लिख लो विथ द आर्टिकल, है ना। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। समता का अधिकार हमने बोला है भारतीय संविधान में इसका चार्ज है। पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है फिर उसको फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया है ना। तो अब नोट करके लिख लो, मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने थे टोटल? 7। 6 तो ये कौन सा समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो लिख लो राइट टू प्रॉपर्टी,
संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया है, टर्मिनेट या फिर एबोलिश कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त। ठीक, एबोलिश्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये बस क्या है, क्या है, ठीक है। पहले ये किस आर्टिकल में था, तो अपन ने देखा 30 तक गाड़ी आई और डायरेक्ट कहां स्विच कर गए, 32 पे। यानी पहले ये किस आर्टिकल में था, 31 में था। तो पहले की कंडीशन लिख लो, कहां था ये, 31 में था। अब ये कहां चला गया है, अब ये चला गया है 300A में। पहले इसका नेचर कैसा था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट कैटेगरी में नहीं है, लेकिन अभी भी ये किस में शामिल है, संविधान में तो शामिल है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अभी ये बस संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बस। ठीक है, ये तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष। तो क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट यानी राइट टू प्रॉपर्टी अब तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो क्या अब सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन सकती, पहले नहीं छीन सकती थी। क्या परिवर्तन आ गया पहले से अब में, 1978 के पहले प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या स्टेटस था और अब क्या है। कोई भी राइट फंडामेंटल राइट है और कोई भी राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, तो दोनों में क्या स्पेशल है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, संवैधानिक राइट का हनन हो रहा है। पैसा देती है, तो पहले पैसा भी नहीं देती थी। 1978 के पहले क्या सरकार किसी निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, ये पूछो। ले सकती थी, तो अब ले सकती है कि अब नहीं ले सकती, तो फिर क्या चेंज हुआ, अब नहीं जा सकती, अब जा सकते नहीं, सही बोल रही हो। देखो अभी हमने बताया इसमें संवैधानिक उपचार की जैसे किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले जब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई हनन होता था तो डायरेक्ट आप कहाँ पे अपील कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब नहीं कर सकते है ना। प्रॉपर्टी सरकार, देखो सारी जो संपत्ति वो अंततः है किसकी, स्टेट की। हमने तो सिर्फ उसको कुछ पैसे देके कुछ समय के लिए ले रखी है, इसको ऐसे मान के चलो ना। सरकार की जब मर्जी होगी तुम्हारे खेत से सड़क निकाल देगी, कुछ कर पाओगे नहीं। तो चाहे न्यायालय भी चले जाओ आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सारी संपत्ति किसकी है, स्टेट की है। स्टेट उस संपत्ति को कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकता है। लेकिन सिर्फ इतना सा रिलेटेड है कि पहले कुछ इशू आता था तो उसकी अपील डायरेक्ट कहाँ हो जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, पहले आपको स्थानीय कोर्ट जाना पड़ेगा। बस सरकार दो टाइप की प्रॉपर्टी आपसे बिना मुआवजे के नहीं ले सकती। कौन सी, एक तो एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड पे सरकार कुछ कर रही है, अपने कंट्रोल में ले रही है, तो उसे मुआवजा देना जरूरी है। और दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं अपना स्कूल बनाते हैं ना, चर्च के आसपास ही बनाते हैं लगभग। तो अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है और सरकार को वो प्रॉपर्टी लेना है, तो उसके लिए सरकार को मुआवजा यानी कंपनसेशन देना होगा। इसके अलावा सरकार तुम्हारे घर के ऊपर से सड़क निकाल दे, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें कंपनसेशन दे, लेकिन वो इसलिए देती है क्योंकि उसे तुमसे वोट तो लेना है ना। कोई भी सरकार अगर तुम्हारी निजी प्रॉपर्टी बिना मुआवजा दिए छीन ले तो तुम्हारी तो आने वाली 7 पीढ़ी उस सरकार को वोट नहीं देंगी,
है ना। तो सरकार अच्छाई के लिए मुआवजा देती है, लेकिन उस पर लीगल बाइंडिंग नहीं है, सिवाय दो प्रॉपर्टी के। कौन सी दो प्रॉपर्टी? एग्रीकल्चर लैंड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और वो भी किसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? एस्टेब्लिश बाय द माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया। इतनी बात क्लियर है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना काफी है ना। ठीक है, अब एक एक करके चालू करते हैं। पहला फंडामेंटल राइट क्या स्टार्ट करेंगे अपन? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 12 देखते हैं, है ना, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी कहाँ से चालू होगा? 14 से। तो 12 और 13 क्या कहते हैं, ये भी देखना जरूरी है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या प्रोविजन है? तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। सुन लो पहले, अपन अब संविधान पढ़ेंगे तो बार बार राज्य शब्द आएगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य लोगों की फ्रीडम पे अंकुश नहीं लगाएगा, राज्य बिना विधि के किसी के प्राण नहीं छीनेगा, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पे अंकुश नहीं लगाएगा, राज्य ये नहीं करेगा। फिर जैसे डीपीएसपी पे आएंगे अपन पढ़ेंगे, राज्य सबको समान काम के लिए समान वेतन देगा, राज्य पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति बनाने के प्रयास करेगा। तो राज्य मतलब क्या? राज्य कोई व्यक्ति तो है नहीं, या राज्य मोदी जी का या राष्ट्रपति का नाम तो है नहीं। तो राज्य मतलब क्या? तो वो ही सबसे पहले किस में समझा दिया गया है? 12 में। तो राज्य शब्द में लिखो क्या क्या शामिल है। राज्य शब्द में लिखना डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या फिर राज्य में शामिल है, स्टेट इंक्लूड्स। क्या क्या शामिल है? ये क्या है? संसद। और ये क्या है? केंद्र सरकार। तो लिख लो, राज्य में सबसे पहले तो शामिल है संसद और केंद्र सरकार, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संसद और भारत सरकार। संसद मतलब क्या? संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, है ना, दोनों ही। क्योंकि जो कानून बनता है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है ना, सरकार अकेली तो नहीं बनाती, उसे दोनों हाउसेस से पास कराना जरूरी है। तो जैसे अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो लोगों की स्वतंत्रता पे कंट्रोल करती हो। तो वो सरकार ने अकेले थोड़ी बनाया है, सरकार उसको इंट्रोड्यूस करती है, फिर उसे पास दोनों संसद से होना पड़ता है। तो राज्य का मतलब क्या है? उसमें संसद शामिल है और भारत सरकार शामिल है। फिर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास भी है, राज्य अपनी सीमा के लिए कानून बना सकते हैं। तो इस राज्य शब्द में प्रत्येक राज्य का विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर और उस राज्य की सरकार भी शामिल है। तो लिखना, दूसरा राज्य शब्द में क्या शामिल है? प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। विधानमंडल और सरकार। ठीक, विधानमंडल माने जैसा केंद्र में संसद है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल है। तो संसद में कौन कौन से दो हाउस है? लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल में दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जरूरी नहीं है हर राज्य में दो हाउसेज हो, है ना। जिस राज्य को दो हाउस की जरूरत होती है वो दूसरा हाउस बना लेता है, लेकिन विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है ना। विधानसभा किसके इक्वल होती है? लोकसभा के। और विधान परिषद राज्यसभा के ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है भारत में सरकार का एक स्तर क्या है? केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और एक और सरकार क्या बनाई है हमने? पंचायत। तो तीसरा लिख लो, राज्य में क्या शामिल है? स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज। पहला
संसद, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायतें और नगर पालिका और चौथा। अब कुछ उद्योग या कुछ चीजें ऐसी है ना जिन्हें सरकार चलाती है, जैसे LIC, ONGC। कल को ONGC ऐसा नियम लेके आ जाए कि जिसमें किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी, तो ये उन लोगों के साथ क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। और ONGC को चला कौन रहा है, सरकार। तो राज्य शब्द में उन बॉडीज को भी शामिल किया गया है जिन पे पूरा कंट्रोल किसका होता है, सरकार का। तो लिख लेना, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बॉडीज या फिर सभी निकाय, ऑल बॉडीज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा नियंत्रित सभी निकाय। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना जिससे याद रहे, ONGC, भेल, ठीक, LIC। अब समझ गए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द आएगा माने वो शब्द अपने अंदर क्या क्या शामिल किए हुए, संसद भारत सरकार, राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार, स्थानीय निकाय यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, और ऐसी हर एक बॉडी जिसे सरकार चला रही है, उन सबका मतलब होता है राज्य। इतनी बात क्लियर है राज्य की, ठीक है। आगे बढ़ाओ। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्लियर है, यही डेफिनेशन ऑफ स्टेट चलेगी पूरे संविधान के लिए। फिर हेडिंग डालो आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, पहले तो लिख लो। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट टू बी वॉइड। मूल अधिकारों से असंगत विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी, यानी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर वो लागू नहीं होंगी। क्या मतलब है इसका, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट टू बी वॉइड। क्या मतलब है इसका, हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 में। लेकिन कुछ कानून तो ऐसे भी थे ना जो 1950 के पहले ही बना लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा कोई भी कानून बनाया गया था, अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को कम करता है, तो पहली बात तो वो कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात तो ये, यानी ये किस पे लागू हो रही है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। संविधान बनने के पहले जो कानून थे उनको चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को दबाते हैं, हनन करते हैं या खत्म करते हैं, ऐसे कानून क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि 1950 के बाद जो भी सरकारें आएंगी वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जो किसको खत्म करते हो या किसका हनन करते हो, मौलिक अधिकारों का। तो असंगत मतलब समझ रहे हो, ऐसे ही कानून भारत में लागू रहेंगे या बनाए जाएंगे जो मूल अधिकारों से क्या हो, संगत हो। मूल अधिकार जिस उद्देश्य को पाना चाहते हो वो कानून उस उद्देश्य को खत्म ना करते हो। जैसे एक मूल अधिकार क्या है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। और कल को सरकार कोई ऐसा कानून ले आए जिसमें बोला जाए कि भेल में जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए सिर्फ हिंदू वर्ग के लोग ही एलिजिबल है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं लाएगी जो मूल अधिकारों के उद्देश्य को क्या करते हो, खत्म करते हो। पहली बात तो ये, वो पूरा कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी का एक दूसरा पक्ष ये है कि किसी भी कानून को देखा जाएगा कि वो पूरा कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उसका कुछ एक पार्ट मौलिक अधिकार का हनन करता है। जैसे इसको एग्जांपल समझना, एक कानून लेके आई सरकार फूड रिलेटेड, अच्छी बात है फूड रिलेटेड। इसमें बोला गया प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 3 बार खाना दिया जाएगा। एक प्रोविजन किया गया, सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और शाम को ब्रंच। ब्रंच जानते हो क्या होता है, लंच के पहले जो दिया जाता है ब्रेकफास्ट, उसको बोलते हैं ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बना दिया, ब्रंच। फिर इसमें एक प्रोविजन किया गया कि पुरुष को और महिलाओं को भी दिया जाएगा।
फिर इसको एक एक दो कर लेते हैं, 3 और 4। चौथा प्रोविजन किया गया कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा कानून तो बुरा नहीं है, सिर्फ इसका एक प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट का क्या करता है, हनन करता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट 15 क्या कहता है, धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस कानून में एक प्रोविजन ऐसा है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे कानून को खत्म नहीं करेगी या पूरे कानून को वॉइड घोषित नहीं करेगी, सिर्फ इस प्रोविजन को खत्म कर देगी और पूरा कानून लागू हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता है किसी भी कानून को चेक किया जाएगा क्या वो पूरा कानून संविधान का मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसका कुछ पार्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर पूरा करता है तो पूरा कानून खत्म, और कुछ पार्ट करता है तो सिर्फ वही पार्ट खत्म किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है या वॉयलेट करता है। इतनी बात क्लियर है। उसके लिए एक नया शब्द यूज करा जाता है अल्पीकरण, वो अपन ने लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस तुम्हें इस आर्टिकल 13 में ये याद रखना है कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, हनन करता हो, या उस कानून में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अगर पूरा कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो पूरा कानून खत्म, और कुछ पोर्शन या कुछ सेक्शन कर रहा है तो सिर्फ उस सेक्शन को खत्म किया जाएगा। ये आर्टिकल क्लियर है 12 और 13। अब अपन देखेंगे कि क्या मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है कि 14 कल से स्टार्ट करें। तुम लोग कभी कहते ही नहीं क्लास बढ़ाई जाए, ये पीछे वाले नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जो राइट टू इक्वलिटी है वो फिर पूरा एक साथ पढ़ेंगे ना अपना, पूरा तो आज पढ़ नहीं पाएंगे 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसलिए चाह रहे हैं कि वो पूरा पार्ट एक साथ शुरू हो। क्या कल कर लेंगे, अभी बस एक चीज समझ लो, उसे आगे बढ़ाओ। लिखना नहीं, कल लिखेंगे। इक्वलिटी और इक्विटी में क्या फर्क है। भारतीय संविधान समानता को नहीं, किसको बढ़ावा देता है, समता को। क्या डिफरेंस है पहले भी बता चुके हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भारत के संसाधन है वो सब में बराबर बांट दो, बजाय ये चेक किए कि किसको कितना जरूरी है। इस छोटे बच्चे को ये छोटा बॉक्स देके क्या इसको क्रिकेट दिख पाया या बेसबॉल का गेम दिख पाया, नहीं। लेकिन स्टेट ने अपनी तरफ से क्या बढ़ती, इक्वालिटी बढ़ती है। स्टेट ने तो सबको समान रिसोर्स दिए ना, इस व्यक्ति को भी इतना हाइटेड बॉक्स दिया, इस व्यक्ति को भी दिया, इस व्यक्ति को भी दिया। लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या था, सबको बेसबॉल का मैच दिखाना। लेकिन सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो पाई है, नहीं हो पाई। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इक्वल रिसोर्स बांटे। इसको बोला जाता है बिना ये चेक करे किसको क्या जरूरत है या किसकी कैसी परिस्थिति है, इसको बिना देखे समान रिसोर्स का वितरण या सभी में संसाधनों का समान वितरण क्या कहलाता है, इक्वलिटी। फिर इक्विटी क्या कहलाता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग संसाधनों का वितरण। क्या इसको कोई संसाधन चाहिए था तो सरकार ने नहीं दिया, इसको थोड़ा हाइटेड चाहिए था दे दिया, और इसको थोड़ा ज्यादा हाइटेड चाहिए था तो दे दिया। इसलिए हमने देखा है कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन है, क्योंकि रिजर्वेशन में जो कैटेगरी आती है उनको सरकार की तरफ से एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, यानी रिजर्वेशन चाहिए, तो उनको सरकार ने दे रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान इक्वलिटी की वकालत नहीं करता। किसकी वकालत करता है, इक्विटी की। तो दोनों की डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सी है। समता में, समानता में क्या लिखोगे, सभी में, या लिखना संसाधनों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और समता में क्या लिखोगे, जो संसाधन बांटे जाते हैं, जैसे जो बॉक्स बांटे गए वो किसके अकॉर्डिंग बांटे गए, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। जिसकी हाइट कम थी उसे ज्यादा रिसोर्स दिया गया, जिसकी एवरेज थी उसको कम, और जिसको जरूरत नहीं थी उसे कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसमें लिखना परिस्थिति के अकॉर्डिंग संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, या फिर सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार संसाधनों का वितरण। तो फिर अपन अब कल से चालू करेंगे राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16 और 17, 18। ठीक है। रिजर्वेशन की अगेंस्ट में तो अब कोई नहीं है ना।
अब कल कास्ट सिस्टम पढ़ के आओ तो फिर उसे कुछ डिस्कस करें, और नहीं तो फिर आज ही डिस्कस कर लो, डिस्कस करने के बाद पढ़ लेना। तुम लोग जिस भी कैटेगरी में फिट हो जाओ बताओ, आज ही कर। फिर हमें पता है, लेकिन फिर तुम लोग सर्च नहीं करोगे, वो ही सुन के घर पे बैठ जाओगे। एक बार पढ़ के आओ, है ना। पढ़ो, अभी आज का पूछेंगे पहले। लाइट ऑन कर लेना, बहुत दिन से पूछा नहीं है तो पहले